आप लोगों को मैंने एक दिन कुछ फॉर्मूले बता रहे थे इससे पहले ना, तो सेट 11 शुरू करने से पहले कहाँ तक बताए थे मैंने? मेरे ख्याल से बेलन तक बताया था, है ना। बेलन के बाद जो नेक्स्ट आकृति आती है वो आती है भाई क्या? शंकु। ठीक है, तो पहले इधर थोड़ा सा ये फॉर्मूले आप लोग याद करने की कोशिश करो। शंकु यानी कि कोन। शंकु देखे आप लोगों ने, ठीक है ना। और उसका सबसे आसान उदाहरण है आइस कोन, या फिर जिसको हम आइसक्रीम कोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो शंकु क्या होता है कि एक ये शंकु है, ठीक है ना। और ये इसका ऊपरी हिस्सा ये वृत्ताकार होता है, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ये वृत्त होता है। और जब वृत्त होता है तो इसकी ये त्रिज्या भी होगी, ये इसको स्ट्रेट हाइट बोलते हैं, यानी कि ऊंचाई। अगर इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई h, मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई कितनी है भाई, स्मॉल h, ये भी इकाई और ये भी इकाई लिख दो, मात्रक लिख दो, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पहला जो फॉर्मूला बनता है भाई वो बनता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो है, जैसे आपने घन का आयतन बेलन का आयतन देखा हुआ है, बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। मात्रक हमेशा किसमें, घन मात्रक, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ठीक है। सेकंड आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है भाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना मात्रक, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ये L, इस वाली लंबाई को, ठीक है, तिरछी लंबाई या तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। दो चीज होगी क्लियर। तीसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जो ये पृष्ठ होगा ये वक्राकार दिखेगा ऐसे, ठीक है ना, जैसे ये है ना, ये बेलन है, इसका ये पृष्ठ वक्र, तो वैसे शंकु का पृष्ठ भी क्या दिखेगा, वक्राकार दिखेगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में और आयतन हमेशा घन में। चौथा और लास्ट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा रहेगा, ऊपर के इस वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, जुड़ेगा। तो पाई, इसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर कोष्टक में बचेगा एल प्लस आर इतना वर्ग इकाई। तो ये शंकु हुआ भाई, ये क्या है तुम्हारा, ठीक है। शंकु के बाद जो नेक्स्ट आकृति आती है वो आती है भाई तुम्हारा गोला, स्फीयर, ठीक है ना। अब गोला क्या होता है देखो, गोला, ये गोला है भाई, ये क्या है, एक गोला है जिसका अपना आयतन होता है,
ठीक है, जिसका अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये इसका ये गोला है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या सपोज के लिए हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या इसकी हम कैपिटल आर मान लें। सपोज के लिए त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, मात्रक या इकाई जो भी बोलना चाहो आप, मात्रक लिखो इकाई लिखो, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट जो फॉर्मूला आपके पास आता है गोले के लिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। एच होता ही नहीं है इसमें, ध्यान रहे, 4/3 पाई आर क्यूब घन मात्रक। आयतन हमेशा किस में आएगा, घन मात्रक या घन इकाई, ठीक है। दूसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय, अब इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है, और उसी को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं, और उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। केवल एक पृष्ठ होता है भाई गोले का, ठीक है ना। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। ये तुम्हारा क्या हुआ, गोला। ये क्या हुआ, गोला, ठीक है। गोले के बाद आपके पास क्या आता है, गोले के बाद एक और आता है अर्धगोला। यहां लिख देते हैं इसको नेक्स्ट, अर्धगोला, ठीक है ना। अर्धगोला क्या होता है भाई कि अगर आप गोले को बीचों बीच काट दें, ये गोला है, इसको हमने बीचों बीच काट दिया, तो ऊपरी भाग कैसा होगा इसका, वृत्ताकार होगा। और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी और ऊंचाई या त्रिज्या दोनों बराबर होती है, और उसकी इकाई वो क्या होती है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी आप लेना चाहो। तो अर्धगोला उसका, अब हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, और आयतन निकालना है। तो नंबर फर्स्ट, अर्धगोले का आयतन, ठीक गोले के आयतन का आधा होता है भाई, कितना होता है, 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, इतना घन इकाई। 4/3 होता है, यहाँ 2/3 होता है, क्योंकि 2 से भाग देंगे, 4 2 से कट गया 2 बार, ठीक है ना। दूसरा जो होता है, अब इसमें वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ तो ये वाला पृष्ठ हुआ, और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ भी आएगा और ये पृष्ठ भी आएगा, ठीक है ना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ तो क्या होगा कि ठीक संपूर्ण पृष्ठ का आधा, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। और तीसरा इसमें एक और होता है भाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखो ये वाला वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई। तो गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और क्या हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, कुछ रह गया। तो मेंसुरेशन में तुम्हारे पास फिलहाल यही आएगा, ठीक है ना। नोट कर लिया, मिटा दूं इसको।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं भाई जो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपका एक और सेट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लाओ किताब, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो आज सेट 11 शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और सेट 11 में कहाँ से है, रिवीजन है, ठीक है। कहीं से भी ले ले, शुरू से ले, पहले से, यहीं से लो शुरू से, या बीच से, कहीं से लो, यहीं से शुरू से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 8 है। दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 8 है। और उनके जोड़, यदि उनके जोड़ और उनके अंतर, उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है। उनके अंतर का क्या है, तो संख्याएं ज्ञात करो। मान लेते हैं माना संख्याएं क्या क्या है भाई, x और y। हमने मान लिया संख्याएं क्या है, x और, अब एज पर क्वेश्चन इसको प्रश्नानुसार भी लिखते हैं, A/Q लिख देते हैं। एज पर क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सवाल में बोल रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, 8 है। तो x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर क्या बना दो, 1। थ्योरी जितनी कम से कम हो उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, ध्यान से सुनो, उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है। उनका जोड़ यानी कि x प्लस संख्याओं का जोड़ उनके अंतर का कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 गुना के अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्यों, यही तो होगा। और अब इन दो समीकरण यहाँ से देखो, x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y। तो y प्लस, इस इधर ले आओ, y प्लस कितना हो जाएगा, 4y बराबर 4x माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, x। 5y बराबर 3x, 5y बराबर, और y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3x बाई 5। ये कहाँ पे रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे रखो, x की जगह रखो x, और y की जगह रखो भाई कितना, 3x बाई 5 बराबर कितना हुआ, 8। ये इधर गुणा हो जाएगा, एलसीएम 8 5 आ जाएगा, 5x प्लस 3x बराबर 5 और 3 कितना हो गए, 8x बराबर 8 मुझे 40, 8x बराबर 40। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 40/8, यानी x बराबर 5। x बराबर 5 कहाँ पे रखो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही समीकरण हमने बनाई है। x बराबर 5 यहीं पे रख दो। तो 5 धन y बराबर कितना, 8, y बराबर 8 ऋण 3, y बराबर कितना आया, 5। इसलिए संख्याएं क्या क्या हुई, संख्याएं 5 तथा 5 और 3 है भाई। संख्याएं क्या हो गई, आसान है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 40 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। पहले हम संख्याएं निकालेंगे, फिर व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है ना। दो संख्याएं हैं तो एक्स वाई मान लेते हैं, माना, फिर से वही माना संख्याएं क्या क्या मान लें, एक्स तथा वाई संख्याएं मान लो। अब प्रश्न में बोला हुआ है, एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 20। समीकरण नंबर क्या बना दो, 1 बन गया। और फिर से बोल रहा है उनका गुणनफल 40 है, पुनः गुणनफल 40 है, यानी कि x इंटू वाई बराबर 40, x इंटू वाई बराबर, तो यहाँ से y का मान निकाल दो भाई। y बराबर कितना हुआ, 40/20,
x कहाँ पे रखो, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो x प्लस y की जगह रखो 40/x, 40/ अब बराबर 20, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, x आया, x गुणा होके x² प्लस 40 बराबर 20, ठीक है ना। और x² प्लस 40x, 40x है नहीं 40 है केवल, बराबर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो कितना हो जाएगा 20x, ठीक है ना। और ये हो जाएगा भाई x², इसको इधर ले आओ, माइनस 20x और प्लस 40 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई भाई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर देने हैं, 40 के गुणनखंड, जिनको जोड़ के कितना आए 20, 40 के गुणनखंड बोलो x², ठीक है, प्लस 40 के गुणनखंड जिनको जोड़ के 20 आए, होता है। दो संख्याओं का योगफल 20 है, ठीक है, और गुणनफल 40 है, गुणनफल 40। अच्छा ठीक है, ये सवाल सॉल्व नहीं करना था, आपको निकालना था। देखो कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। आपको क्या निकालना था, इसलिए संख्याओं के आपको निकालना है भाई, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम किसको बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं 1/, संख्या को 1/। तो व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा भाई 1/x धन 1/y। पहली संख्या x है, दूसरी y है, उनका पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, xy, ये बचा y प्लस x, ठीक है ना। और y प्लस x, देखो y प्लस x यानी कि x प्लस y कितना है 20 है, और बट्टे में xy कितना है भाई, xy कितना है 40। तो व्युत्क्रमों का योगफल सीधे 1/2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये वाली प्रक्रिया अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। आपको सीधे पूछा गया था कि व्युत्क्रमों का योगफल कितना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का, ऐसी संख्या, मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करके गुणनफल कितना आता है 1। तो जैसे 2 को किससे गुणा करेंगे 1 आए, 1/2 से, 3 को 1/3 से, 10 को 1/10 से, तो x को किससे गुणा करेंगे 1 आए 1/x से, और y को किससे गुणा करेंगे 1 आए 1/y से। तो 1/x धन 1/y निकालना था आपको, यहाँ से एलसीएम ले लिया xy, ये इधर गुणा हो गया, ये इधर गुणा हो गया, और x प्लस y का मान है 20 और xy का मान कितना है 40, दिया हुआ पहले से, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आज का 3, क्वेश्चन नंबर, और ये कह रहा है, ये वाला सवाल पहले बता चुका हूं मैं कि किसी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, वो 36 वाला सवाल आ चुका है पहले ना। हाँ, 200 और 300 के बीच ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। 200 तथा 300 के बीच, अब देखो ये कैसे बनता है कि बीच ऐसे अंक जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है, 13 से विभाजित किया जा सके। तो देखो 200 में 13 का भाग दो भाई, 200 में किसका भाग दो 13 का भाग दो, 13 कम 13, 13 कम 7 बचा 0, 13 पंजे 65, बचा 5, बचा कितना 5। तो 200 में तो 13 का भाग नहीं आएगा, नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा
300 200 में नहीं जाएगा ना, तो किस में जाएगा? बोलो। 200 के बाद जो पहली संख्या है वो कितनी होगी? 200 के बाद जो पहली संख्या होगी 200, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच 13 यानी कि 5। अगर हम यहाँ पे 205 लें, क्या लें? 205 नहीं, 205 में 208 चाहिए हमको, तो यहाँ पे शेष कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 13 में से 5 गया, कितना बचा? 13 में से 5 गया 8 बचता है, ठीक है ना। तो 208 में पहली संख्या है 208, 208 में हम 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 7 8 13 छके 78। तो पहली संख्या कितनी हुई? 208। 200 के बाद जो पहली संख्या जिसमें 13 का भाग जाएगा वो होगी 208। और 300 से पहले वाले में देखो, 300 में, अब 300 में 13 का भाग दो, 300 में 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 0 13 3 39, एक बच रहा भाई। कितना बच रहा है? एक बच रहा है, यानी 299 में भाग जाएगा। 299 में क्या जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा, ताकि शेष फल न बचे। तो 300 में से एक गया 299, 299 में 13 का भाग दो, 13 एकम 13 दूनी 26, 3 9 13 3 39, जा रहा नहीं जा रहा? तो अंतिम संख्या क्या हो गई? अंतिम संख्या हो गई 299। अब आपको ये बताना है कि 200 और 300 के बीच 13 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो आपको ये देखना है कि 200 और 299 के बीच 13 के भाजक कितने हैं, ठीक है ना। अब देखो, हम एक एपी बनाएंगे। यहाँ पे एक क्या बनेगी? अगर 208 में 13 का भाग जाता है, तो इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी जिसमें 13 का भाग जाएगा? 216 कैसे होगी? 13 जोड़ेंगे ना उसमें। अगर 13 का भाग देंगे, यानी कि 13 13 जुड़ता रहता है ना, 13 कम 13 13 दूनी 26, फिर 13 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, ठीक है ना। और लास्ट संख्या क्या होगी? 299। अब ये एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है? अब यहाँ पे प्रथम पद को ए लिखते हैं। ए बराबर है भाई कितना? 208। सर्वांतर यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, इसको लिखते हैं डी बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 221 में से 208 गया तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 13 आएगा। और एनवा पद, अब इसके बीच हमें पता नहीं है कितने पद है, ठीक है ना। तो एनवा पद ए एन बराबर कितना है भाई? 299। एन बराबर, तो ए एन के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने पढ़ा होगा कहीं, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना। तो ए का मान कितना है? 208, एन मालूम करना है, डी कितना है? 13 बराबर 200 एन माइनस 1 इंटू 13 इक्वल टू 299 माइनस 208, ठीक है। एन माइनस 1 बराबर कितना बच जाएगा? 299 में से 208 गया, 91 बचा, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 13, यानी कि बचा 7। 13 7 91, ठीक है। और n इक्वल टू हो जाएगा 7 धन 1, यानी n बराबर हुआ भाई 8। n बराबर कितना हुआ? तो ध्यान से देखो, 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने 8 संख्याएं होंगी। 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं, याद रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी से होते भाई सवाल, ठीक है ना। हो गया? कर लिया? सॉल्व कर लिया? मिटा दूं? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अभी कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ही हुए। क्वेश्चन नंबर आज के लिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से 1 से, फिर ये वही सवाल है एपी वाला, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है? योग। तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 100 तक है। तो इसकी हमेशा क्या बनती है भाई? एक समांतर श्रेणी बनती है, उसको एपी लिखते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी बन जाएगी, पहला पद हो जाएगा ए, दूसरा 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद कितना होगा? 100। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रथम पहला पद a बराबर 1, a बराबर सार्व अंतर, दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर बोलते हैं। तो 2 में से 1 गया, देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 100 से पहले क्या होगा? 99। 100 से पहले क्या होगा? और 99 में से 1 गया 100 में से 99 गया 1। तो सार्वंतर दो क्रमागत पदों के अंतर को बोलते हैं। ठीक है, अब 100वां पद देखो, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? पदों की संख्या n बराबर कितनी? n बराबर कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर और 100 तक गिनती गिनेंगे तो कितने पद आएंगे? 100 आएंगे ना। तो इसलिए एपी का योग, समांतर श्रेणी का योग, इसको SN लिखते हैं भाई। और ये फॉर्मूला याद रख लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू, याद रहेगा। और ये हो जाएगा SN की जगह हो जाएगा, SN की जगह हो गया 100/2, 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा 1 प्लस n की जगह हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, और S 100 बराबर 100/2 कितना हुआ? 50, और 2 एकम 2, 100 में से 99, 100 में से 1 गया 99 गुणा गया 1, 99 होता है। ठीक है ना, और 50 गुणा गया, ये बचा भाई 50 गुणा गया 99, 101, कितना हुआ? 0, 5 एकम 5, 5 0 का 0, 5 एकम 5050 इज योर आंसर। 5050 आपका क्या है? तो 1 से लेकर और 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप पहले 1 से 2 जोड़ोगे, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? फिर हो गया। फिर तो क्यों, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर आज का 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्गमूल निकालो। अगर बड़ी संख्या है, ध्यान रहे, अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो उसका वर्गमूल हमेशा भाग विधि से निकालो। उसका वर्गमूल क्या निकालो? भाग विधि से। और छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा निकालो, और अभाज्य गुणनखंड से उन्हीं का वर्गमूल निकालो जिनका आपको लगता है कि हम आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। आसानी से गुणनखंड कई बार नहीं होते हैं, 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 फिर 13, फिर ढूंढते रहो। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 180 625। तो आपको वर्गमूल निकालना है 180 625 का भाई। किस विधि से निकालोगे? भाग विधि से। भाग विधि से पीछे से जोड़े बनाना है। देखो, एक पेयर 25 का बना, एक पेयर 6 का बना, और एक पेयर किसका बना? 18। 3 पेयर बन रहे हैं इसमें। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करके सबसे पहले पेयर के बराबर आए या उससे छोटे आए। 2 दूनी 4, 3 तिया 18, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 4 चक्को 16।
यहाँ पे ये 4 जोड़ देना है, 4 और 4 कितना हुआ 8, 4 और 4, यहाँ पे ये घटा देना है, 18 में 16 गया, कितना बचा 2, 0 और 6 पूरा जोड़ा उतार लेना है, 0 और, अब इस 8 को ऐसे छोड़ देना है, इस 8 का भाग देना है, इस लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देना है 6 को, तो 8 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 2 बार, इसके पीछे भी 2 लिखना है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16, इस 2 को फिर यहाँ पे जोड़ना भी है, तो 82 और 2 कितना हुआ 84, अब यहाँ पे घटा दो, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे बचा 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 42 बचा शायद, कितना बचा, ये पूरी संख्या उतार लो 25, ठीक है ना। अब 84 का भाग 822 में दो, या फिर 2 अंक छोड़ दो, 8 का भाग कितने दो 42 में दो, कितनी बार गया 5 बार, और इसके पीछे भी 5 लिखो, गुणा करो 5 में, 25 का 5, 5 को 20 और 2 22, 5 में 40 और 2 बराबर आ रहा है, ठीक आ रहा है, ये घटाओ, यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, तो इसलिए अंडर रूट ऑफ 180,625 इक्वल टू कितना आया भाई 425, 425 कितना आया 425 आ गया। तो एक वर्गमूल निकालने वाला या घनमूल निकालने वाला ऐसा जरूर आता है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसका घनमूल निकालो। अब वर्गमूल के तुरंत बाद क्या आ गया, यहाँ पे 3 लिखा होगा भाई घनमूल के लिए, ठीक है ना, करनी चिन्ह के आगे 3 लिखा होगा 512। फिलहाल घनमूल के लिए आपके पास एक ही तरीका है और वो है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो बोलो किससे जाएगा, 2 से 256 बार, 2 से 128 बार, 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 और फाइनली 2 से 1 हो गया। तो इसका घनमूल 512 बराबर हो जाएगा, 1 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 और 2, यानी कि आंसर आया तुम्हारा 8। आसान है क्यों। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्गमूल हो गया। अच्छा फिर से वर्गमूल निकालना है भाई। देखो एक और क्वेश्चन, 51 का स्क्वायर 51 का माइनस 49 का, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो 51 की जगह ए लिखो, 51 की जगह क्या लिखो, और 49 की जगह क्या रखो, 49 की जगह, तो ये हो जाएगा भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब मान रख दो ए का जगह 51 प्लस 49, 51 माइनस 49, ये कितना हुआ 51 प्लस 49 100, और इनटू ये कितना हुआ 2, आंसर आ गया 200। इजी, इससे आसान क्या होना है नहीं। तो अगर आप फॉर्मूले का यूज करते हो तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है भाई, ध्यान में, ठीक है ना। और फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे तो फिर 51 का स्क्वायर करोगे, फिर 49 का स्क्वायर करोगे, फिर घटाओगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया, अभी नोट कर लिया, आगे बढ़ूं।
कितने क्वेश्चन हो गए? 7। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, फिर से वर्गमूल निकालो। निकाल लेंगे आप लोग, अब बताने की जरूरत तो नहीं है। आगे 392 बट्टे, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, और बराबर कितना है? ये शायद मेरे ख्याल से आ गया है पहले, करवा चुके ये वाला, तो ये हो चुका है, ये पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। नहीं तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना कैसे हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है √125, ये भी कल बताया था। फिर वर्गमूल निकालने वाला है, फिर वर्गमूल निकालने वाला है, कर लोगे आप लोग। फिर वर्गमूल, हाँ एक पॉइंट वाला वर्गमूल है, आपको वर्गमूल निकालना है भाई 0.1234 12346 1234 कितने बार है? 4 बार 0 है और 64 है भाई, लास्ट में कितना है? तो ये हो जाएगा, देखो √64 बट्टे 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 के पीछे कितने जीरो? 6 जीरो भाई, 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे? और 64 का वर्गमूल कितना हुआ? 8, और 1 के पीछे जितने जीरो होंगे उसको आधे कर दो, वो वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 के पीछे 6 जीरो है, इनका आधा कर दो, तो यानी कि 1000, और आप लिखोगे 0.008, क्योंकि 3 स्थान दशमलव लगेगा भाई। कितने स्थान लगेगा? 3 स्थान। हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नतम पद वाला मैंने परसों बताया था, ये वाला, ठीक है ना। और साधारण भिन्न में बदलो भाई, आपको किसमें बदलना है? भिन्न में बदलो, तो 0.25 इसको हम लिखेंगे भाई 25/100, यानी कि 1/4। इससे आसान नहीं हो सकता है, इससे सरल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब सरल कीजिए, सरल। देखो कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। सरल करना है 5√3 -2√2 -√32 और +50 ठीक है ना। ध्यान से देखो, 5√3 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 5√3 को हम ऐसे ले लेते हैं, इसका भी हम कोई सरलीकरण नहीं कर सकते हैं। 32, अब देखो 32 का हम क्या कर सकते हैं, तो 32 को हम लिख सकते हैं भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 32 बराबर हो जाएगा √32 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 तो बाहर आ जाएगा, √2 4√2, 32 को लिख दो, यहाँ पे √2 है, 4√2 और प्लस 50 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं भाई। 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा गया 5 गुणा गया 5, तो यानी √50 बराबर हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, √ से 5√2, क्यों 5√, बात समझ में आ रही है। अब देखो 5√3 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन इनमें से हम क्या ले सकते हैं? √2 को
कॉमन ले सकते। तो यहाँ से माइनस लिया और √2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे बचा -2, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और माइनस कॉमन लिया तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा ऋण 5। ठीक है, तो ये बचा 5√3, 5 4 और 2 6, 6 में से 1 5 गया 1, तो 1 लिखो, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को लिखो 1√2 यानी कि 1 क्योंकि 1 क्या है भाई, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से किसी भी संख्या को भाग दो उसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है 45 डिवाइडेड बाय 45 भागा 0.1 2 3 और 9। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, 45 डिवाइडेड बाई 9 बटे कितना भाई, 9 के बटे में 1 2 3 और 4, 1 2 3। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, 45 भाग की जगह गुणा और बाद वाली भिन्न उल्टी, तो 10,000 जाएगा ऊपर और बट्टे में बचेगा 9, 9 पंजे 45, 50। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यहाँ पे इसी के आगे लिख दूँ मैं इसको तो कितना बच जाएगा 50,000। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आज के लिए, सरल कीजिए। ये भी क्या करना है, वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू 1.03 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1.03 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.03, हाँ, माइनस 0.03 1.03, ये 06 है भाई, यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1.03 की जगह पे ए रख दे रहा हूँ और ये 0.3 है, 0.3 है, 1 मिनट, 0.3 है, 0.03 है यार, ये क्या है 0. यानी कि पॉइंट यहाँ पे है भाई, आगे है 0.0 से पहले 0.03 है। ठीक है, और 0.03 की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी माइनस, अब देखो 1.03 इंटू 0.6, 0.6 को 0.06 है, 0.06 होना चाहिए, हाँ 0.06 है भाई, ये भी यहाँ पे 0 है। 0.06 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0.03 लिख सकते हैं, 2 इंटू 0. अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो 1.03 ध्यान से देखो है, इंटू 0.06 को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 1.03
इंटू 0.03 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 0.06 की जगह पे 2 इंटू 0.03 लिख देना है, बस इतना ही तो किया। अब तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, क्यों हो गया। और नीचे क्या बचा, ए माइनस, अब ध्यान से देखो जरा है, ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हुआ, -2ab, और बट्टे में क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हुआ, ए माइनस बी का, और बट्टे में क्या है, ए माइनस है। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का भाग देंगे तो ये घात कट जाएगी, दो एक घात कट जाएगी, क्या बचेगा, ए माइनस बी। अब मान रख दो, ए का मान है 1.03, कितना है 1 और माइनस बी का मान है 0.03, आंसर हो गया 1.00। ये आपको क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.06 को 2ab के रूप में तोड़ने के लिए 2 इंटू 0.03 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यही चीज पकड़नी है कि यहाँ पे कैसे चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है, -2ab कैसा आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया। आगे बढ़ू, नोट करो फटाफट, मिटा दूं मैं इसको। हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें। कितने हुए थे, क्वेश्चन नंबर 14 आज के लिए, ठीक है। और ये है एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 64 एलसीएम एक साथ निकल जाता है भाई, 96, 112, 112 और 72, तो एलसीएम तो एक बार में निकल जाता है, ध्यान रहे। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, 32, 40, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 2, फिर ये कितना हुआ 56, और ये 30, फिर 2 का भाग दे दो, 16 बार, 24 बार, 28 बार, 18 बार, फिर 2 का 8, 12, 14 एंड 9, फिर 2 से 4, 6, 7, 9 को छोड़ दो, फिर 2 से 2, 3, 7, फिर 2 से 1, 3, 7, अभी 3 से 3 कम 3, 1, 7 से क्यों, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 3 जा, फिर 3 से 1 1 7 1, और फिर इससे 7 से लास्ट 1 1 1 हो गया। तो एलसीएम आ गया ये इधर वाला, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार, 2 बार,
गुणा भाग करना आता ही है, जितना आएगा वो आपका एलसीएम आ गया। कर लोगे गुणा। क्वेश्चन नंबर 15, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है, बताऊं? एचसीएफ निकाल लोगे। अच्छा, और औसत वाला भी बताया था मैंने कि 4 लड़कों का औसत इतना है, 5 का औसत इतना है, छठे 5वें का कितना होगा ये भी बताया था। ठीक है ना, कर लोगे। और औसत वाला एक सवाल ही एक्स का मान निकालने वाला भी मैंने बताया था। ठीक है ना, औसत वाला, औसत। ठीक है, लड़के लड़के 55% लड़के हैं, ये वाला भी बता दिया था। हाँ, किसी संख्या का 23% 46 है, निकाल लोगे, निकाल लेंगे। किसी संख्या का 23% 46 है, संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, संख्या x है। आसान आराम से सोचना है, थोड़ा टाइम देना है खुद को, कैसे निकलेगा। तो x का 23% है, x का 23% ये बोल रहा है कितना है, 46 है। अब आसान लग रहा है। x का 23%, x गुणा गया 23/100 इक्वल टू 46। x बराबर हो जाएगा 46 इंटू 100/23, 23 टू जा x बराबर 200। तो संख्या हो गई भाई क्या, 200 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आज के लिए, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, ये रेडियो का अंकित मूल्य। हाँ, 3600 को 1/2:3 में बांटो भाई। ये सवाल, ऐसा सवाल पूछा जाता है, 1/2:3 में। अब देखो 3600 को 1/2:3 में बांटना है, तो सबसे पहले लेना है अनुपाती भागों का योग, भागों का। तो 1 धन 2 धन 3, 2 1 3 और 3 6 हो गया। अनुपाती भागों का योग निकाल देना। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो जरा क्या होता है। पहला भाग, पहला कुल संख्या कितनी है, 3600 गुणा गया पहला अनुपात। पहला अनुपात क्या है, 1, और बटे अनुपाती भागों का योग कितना है, 6 छके। तो पहला भाग 600 हुआ भाई, पहला भाग कितना हुआ। ठीक है, कुल संख्याओं का योग गुणा गया जो पहला अनुपात है, और डिवाइडेड बाय अनुपाती भागों का योग। दूसरा भाग, दूसरा बोलो, अब कौन बोलेगा, गुणा गया 2/6। फिर वही 6 छके 36, ये दूसरा भाग हुआ भाई 1200। तीसरा भाग, तीसरा, हाँ सीधे सीधे कितना होगा 1800। तो वही 3600 गुणा गया 3/6, यानी आया 1800। अब 1200 1600 1200 600 और 1800 को जोड़ो, 3600 आ रहा है। और 600 1200 और 18 का 6 12 18 का एल्सियम 1 2 3 ही तो होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि 4:5:8 में बांटो, तब पहले 4 धन 5 धन 8 करते, हाँ, और तब गुणा, तब पहला अनुपात, पहला भाग बराबर होता है कुल संख्याओं का योग गुणा गया पहला अनुपात, पहला अनुपाती भाग, और बटे अनुपाती भागों का योग। फिर वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा। ठीक है, एक और बता देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 17 जगह बची। क्वेश्चन 17 खंबा पार करने वाला मैं बता चुका था भाई। ठीक है ना, और इसके बाद आपका पास है भाई पुल पार करना। पुल पार करने के लिए जो दूरी होगी भाई, वो खंबे की, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ देनी। ठीक है, कर लेंगे, कर लोगे।
अच्छा, ₹373 को 373 को ए बी सी में बांटो, ए बी सी में बांटो कि ए बी सी में बांटना है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि ए को बी से 25 रुपये ज़्यादा मिले, बी को सी से 24 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए और सी का भाग कितना होगा? तो ए को बी से ए का भाग बराबर बी का भाग प्लस 25, यानी आप कह सकते हैं ए बराबर बी प्लस 25। बी का जो भाग है भाई, बी को सी से 24 अधिक मिले, सी का भाग प्लस 24, यानी कि आप कह सकते हैं बी बराबर सी प्लस 24, सी प्लस। अब देखो यहाँ पे, अब इस मान को यहाँ पे रखो, इसको समीकरण 2 बना लो है, इस मान को यहाँ पे रखो, तो ए बराबर हो जाएगा बी की जगह पे क्या आएगा, सी प्लस 24 और प्लस 25, यानी ये आया सी प्लस 49, सी प्लस। ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को सी मिलेगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आगे बढ़ूं। हाँ, प्रश्न में बोला हुआ है भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रुपये बांटना है, 373, 300। अब ए को कितना मिला, देखो ए को मिला सी प्लस 49, सी प्लस। बी को कितना मिला, बी को मिला सी प्लस 24, सी प्लस। और सी को कितना मिला, सी मिला बराबर 373 हो गया। अब सी कितना हुआ, 3C, और 49 और 24 कितना हुआ, 73, और बराबर 373। यहाँ से 3C बराबर 373 माइनस यानी 300, यानी कि, तो यहाँ से C बराबर कितना निकला, 100 बराबर 100। C का भाग कितना निकला, B का भाग C से 24 ज़्यादा, तो कितना 324, और A बराबर C से 49 ज़्यादा, तो 149, ठीक है ना। A बराबर क्या था, C प्लस 49, 24 और 25 जोड़ के कितना हुआ, 49, तो A प्लस 49, यानी C में 49 जोड़ तो 149। तो ये है, तो ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का सेट भी पूरा हो गया भाई, ठीक है।